हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल शिवरे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब आज एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2022 देकर आए होंगे और कई सारे सवाल और कई सारी क्वेरीज आपके मन में होंगी, उसी के संदर्भ में हम ये वीडियो आपके पास लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम कुछ बिंदुओं पर डिस्कशन करने वाले हैं। एक बिंदु तो ये रहेगा कि आज के पेपर में किस सेगमेंट से कितना आया, पेपर का लेवल कैसा था, और पॉलिटी और कमीशन के जो क्वेश्चंस थे इसी वीडियो में मैं उन पर डिस्कशन करूंगा, उनके क्या आंसर थे, उनका क्या लेवल था। तो एक एक करके सभी बिंदुओं की शुरुआत करते हैं। आप सभी ने परीक्षा दी होगी, मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने पिछले कई महीनों में जो मेहनत की, जो दिन रात आपने पढ़ाई की, उस हिसाब से आपने अपना आज सर्वश्रेष्ठ दिया होगा। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी व्यक्ति, सभी स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छे नंबर लाएं और आगामी जो मुख्य परीक्षा होगी 2022 की, उसके लिए खुद को सिक्योर करें। आपके नंबर अगर उस स्तर तक हैं जो कट ऑफ के ऊपर ही हो, तो आप अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से शुरू कर सकते हैं। आज इस वीडियो में उस बिंदु पर भी चर्चा होगी। कट ऑफ के लिए हम कोशिश करेंगे कि एक सेपरेट वीडियो आप तक पहुंचा सकें। उसके लिए हमने कोशिश की है कि सभी एनालिसिस हो जाए क्वेश्चंस के, तो हम बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आज बात करते हैं सबसे पहले पेपर के स्तर का। पेपर के स्तर के पहले एक स्क्रीन पर पाई चार्ट आप देख रहे हो, जो कि हम लोगों ने आपके लिए डिजाइन किया है। इसके आधार पर हम ये देखते हैं कि किस सेगमेंट से पीएससी ने कितने क्वेश्चन पूछे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो न्यू सिलेबस 2020 से अपडेट हुआ, प्रीलिम्स को 10 यूनिट में डिवाइड कर कर आयोग क्वेश्चन पूछता है, और इस बार आयोग ने अपने उस नियम को बनाए रखा और लगभग अप्रोक्स बात करें 19-20 हो सकता है, हर यूनिट से उतने ही क्वेश्चन अप्रोक्स आए जितना कि वेटेज है। जैसे कि 100 क्वेश्चन आते हैं, 10 यूनिट है, तो ईच यूनिट 10% क्वेश्चन आने चाहिए। आयोग ने लगभग पूरी कोशिश की कि वो इस चीज को मैनेज कर सके। जैसे कि देखिए, इस पाई चार्ट में आप देख रहे हैं कि यूनिट नंबर 1, 3 और 5 ये वो यूनिट्स हैं जिसमें जो एमपी है उसकी हिस्ट्री, उसके साहित्य लिटरेचर, उसकी ज्योग्राफी, उसका जो पॉलिटी वाला हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला हिस्सा है, इकोनॉमिक्स वाला हिस्सा है, इन सब से प्रश्न आते हैं। जबकि यूनिट नंबर 2 हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री है, जिसमें अपना प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों से क्वेश्चन आते हैं। तो यूनिट नंबर 1, 3, 5 से एमपी वाले पोर्शन से लगभग 30 से 32 क्वेश्चन आए, अप्रोक्स हम 30% मान के चल रहे हैं। जबकि इंडियन हिस्ट्री से आयोग ने 10 क्वेश्चन पूछे, यानी 10% यहां से पेपर आया। इसके अलावा यूनिट नंबर 4 में जो इंडिया की और वर्ल्ड की हिस्ट्री है, ज्योग्राफी तो केवल हम हिस्ट्री तो हम केवल इंडिया की पढ़ते हैं, लेकिन ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड दोनों की पढ़ते हैं, और यहां से भी आयोग ने 10 क्वेश्चन पूछे। इसके बाद वो सेगमेंट जो जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं, पॉलिटी वाला खंड, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। तो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से लगभग 11-12 क्वेश्चन आए। इसमें पॉलिटी का वेटेज ज्यादा था, इकोनॉमिक्स से 2-3 ही क्वेश्चन पूछे, पॉलिटी से खूब क्वेश्चन पूछे, चाहे वो इंडियन पॉलिटी हो या फिर मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था हो। इसके अलावा जो साइंस टेक वाला पोर्शन है, यहां से भी आयोग ने 10% क्वेश्चन पूछे। यहां से मुझे कुछ चर्चा भी करनी है आपसे। इसके अलावा जो हमारी यूनिट 8 है, जिसमें मिसलेनियस, करेंट, करंट में नेशनल, इंटरनेशनल, सारे मुद्दे आते हैं, वहां से भी लगभग 9-10% के आसपास आपकी परीक्षा में पूछा गया। यूनिट नंबर 9 जो इलेक्ट्रॉनिक, आईटी और कंप्यूटर पर आधारित है, यहां से 10 क्वेश्चन पूछे गए, 10% है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे कमीशनल, कमीशन मतलब नेशनल, रीजनल यानी एमपी वाले जो कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेटरी बॉडीज हैं, कमीशंस हैं, उससे भी 10-11 क्वेश्चन पूछे गए, अप्रोक्स 10%। यानी कि अगर इस पाई चार्ट को आप देखोगे तो 100 क्वेश्चन 10 यूनिट से लगभग उसी रेशो में आए जैसा कि आयोग ने निर्धारित यूनिट्स की है कि हर यूनिट से हम 10 क्वेश्चन पूछेंगे। अब सवाल आता है कि आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा रहा। तो देखिए, हर स्टूडेंट्स की अपनी अपनी राय हो सकती है, जिसकी जैसी तैयारी थी, जिस प्रकार की स्ट्रेटजी थी, और उसने किस प्रकार से अपने उन शुरुआती 2 घंटों को, जिसमें जीएस वाला पेपर था, उसे मैनेज किया।
जितना हम समझ पाए आज के पेपर को, पेपर बहुत कठिन तो नहीं था, लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि एकदम इजी था। इजी टू मॉडरेट था, यानी कि अधिकतर क्वेश्चन ऐसे थे कि जो नॉर्मल स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं ईमानदारी से उनके गलत नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चंस थे जहां आपको विशेष प्रयास, विशेष अप्रोच की आवश्यकता होगी, और दो चार क्वेश्चन पीएससी हमेशा ऐसे पूछता है जिनके आंसर लगभग कह सकते हो कि एक स्टूडेंट्स के पास तो नहीं होते, फिर वो वहां पर अपने लॉजिक, अपने पूर्व ज्ञान और इन के आधार पर आंसर देता है। इस पेपर की अगर हम एनालिसिस करें तो सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि आयोग ने जो क्वेश्चंस पूछे उसमें जो पहली बार बहुत अच्छी चीज हुई वो ये कि लगभग 10 से 12% क्वेश्चन ऐसे रहे आयोग के जो सीधे फैक्चुअल नहीं थे, जिनमें आपको अपनी बुद्धि और अपनी समझ का प्रयोग करना है, एनालिसिस करना पड़ता है। क्योंकि होता क्या है, मेंस तो पूरा एनालिसिस बेस्ड पर ही चलता है, इंटरव्यू अपने आप में एनालिटिकल है, प्रीलिम्स में फैक्चुअल पीएससी ज्यादा पूछता है। अब फैक्चुअल में क्या होता है, सिर्फ आपकी याद करने की क्षमता मापी जा सकती है, आपकी समझ को समझना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो 10 से 12% यानी 10 से 12 क्वेश्चन आए, स्पेशली जो यूनिट नंबर 9 और 7 से संबंधित हैं या कुछ स्टेटमेंट वाले हैं, उसमें सीधे वो आपके नोट्स में नहीं होंगे या आपके जो आपने तैयारी की होगी किताबों से उसमें नहीं होंगे, वहां आपको एक विशेष अप्रोच की आवश्यकता होगी। जो बच्चे उन क्वेश्चंस को ठीक करते हैं तो मुझे लगता है कि वाकई में उन्होंने केवल चीजों को याद नहीं किया है बल्कि चीजों को समझा है ना। तो इन सब के आधार पर अगर हम मैं शॉर्ट कंक्लूजन दूं ताकि हम अपने क्वेश्चंस पर आ सकें, तो पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन इजी थे, कुछ थोड़े से टफ थे। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पेपर था, और आप सबने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार मेरे हिसाब से बेहतर किया होगा। कुछ ही दिनों में आयोग अपनी आंसर की जारी करेगा। हमारी संस्था ने अपनी तरफ से एक आंसर की बनाई है, आप उससे अपने पेपर को मिला सकते हो। लगभग जो आयोग की जारी आंसर की जारी करेगा वो चीजें आपको मिलेंगी, कुछ अमेंडमेंट होंगे तो वो आप कर सकते हैं, है ना। अभी इस क्लास का मूल उद्देश्य ये था कि आपको आज के पेपर में जो क्वेश्चन आए उनके सॉल्यूशंस बता सकें और प्रकृति बता सकें, उनका लेवल बता सकें, वो हार्ड है इजी है। तो मेरे द्वारा आपको पॉलिटी और कमीशन के पेपर जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कराया जाएगा। बाकी हमारी टीम, हमारे कलीग्स, हमारे जो दोस्त हैं, साथी हैं, वो आपको बिंदुवार अलग अलग विषयों की जानकारी देंगे, क्वेश्चंस की बात करेंगे। बिना विलंब किए हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोग पाई चार्ट के माध्यम से ये समझ पाए होंगे कि कहां से कितना पेपर आया है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 आप लोग देकर आए हो। इसके जो क्वेश्चन पॉलिटी और कमीशन से हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से इसमें कुछ कठिन नहीं है। आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट तो एक है हमारे पास, वहां तो ट्रांसफर नहीं हो सकता, लेकिन हाई कोर्ट तो 25 है। तो कभी कभी जजेस का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर होता है। इसमें इन्होंने बता ही दिया कि पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, लेकिन एक्चुअल में एक कॉलेजियम बोर्ड बनता है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें मुख्य न्यायाधीश होते हैं और दो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, उनकी सलाह पर राष्ट्रपति ऐसा करता है। और इसके बारे में जो आर्टिकल मिलता है वो है आर्टिकल 222। सिंपल सा, लगभग सभी स्टूडेंट जो मेहनत करते हैं वो आर्टिकल 222 को जानते होंगे। आर्टिकल 222 संविधान के 395 आर्टिकल्स में से एक याद रखने वाला और महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तो आर्टिकल 222 ये बताता है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में हो सकता है। कौन करता है, कैसे करता है, तो क्वेश्चन में ही दे दिया, तो बहुत दिक्कत की बात नहीं है ना। सिंपल क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से ये बहुत सरल क्वेश्चन था, है ना। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो एक स्टेटमेंट आ गया। देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सरल नहीं होते, क्योंकि मानव की सोचने की, याद रखने की, समझने की अपनी क्षमता है, ज्ञान अपार है। हर कथन को याद रखना संभव नहीं है, लेकिन हाँ लॉजिकली बहुत सी चीज समझ में आती है। इस क्वेश्चंस को जिसने सही किया होगा उसको फायदा मिलेगा अपने स्कोर को सिक्योर करने में, रैंक को सिक्योर करने में। ये लिखा है, किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही
देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है ना। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट। अगर आप इस स्टेटमेंट को कहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लॉजिकल लगाओगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान सभा में गांधी जी भले ही नहीं थे, लेकिन संविधान सभा के पक्ष में गांधी जी थे। उन्होंने कई बार ये बात कही थी कि संविधान सभा पूरे देश को एकजुट करने के लिए एक संविधान बना सकती है, स्वदेशी संविधान बना सकती है। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के संविधान सभा के बारे में दो बातें बड़ी फेमस रही हैं, एक तो बोर्ड पर ही है और दूसरा इन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दिया था, पंडित नेहरू से कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर की जो क्षमताएं हैं, एबिलिटीज हैं, उनका उपयोग संविधान सभा को करना चाहिए, इसलिए उनको संविधान सभा में जगह मिलनी चाहिए, है ना। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का 2 बार निर्वाचन संविधान सभा में हुआ, पहले पूर्वी बंगाल से जो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, बाद में मुंबई की पुणे सीट से, है ना। तो गांधी जी की बड़ी इच्छा थी, गांधी जी और अंबेडकर के मतभेद थे, वैचारिक थे, बावजूद वो जानते थे कि वो कितने क्षमतावान व्यक्ति हैं, तो गांधी जी ने एक स्टेटमेंट वो भी दिया था, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट था। तीसरा बहुत सरल क्वेश्चन था, पीएससी को उद्देश्य प्रस्ताव बहुत पसंद है, पिछले 3 सालों से मेंस में 3 मार्कर में आ रहा है और लगभग 3 प्री में किसी ना किसी रूप में उद्देश्य प्रस्ताव आ रहा है। कौन लेकर आया, कब लेकर आया, कब बैठक हुई, लास्ट टाइम के क्वेश्चन देखोगे तो हूबहू आ गया। अब इसमें लास्ट टाइम पूछा था किस बैठक में लाया गया, इस बार पूछ लिया किस तारीख को लाया गया। तो बिल्कुल सिंपल है, पहली बैठक 9 तारीख को हुई, दूसरी 10 को, फिर 11 को, फिर 12 को, और 13 दिसंबर को जो बैठक हुई 1946 में, इसमें उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। तो ये पहली बैठक वाली है, इसको आंसर में नहीं रखेंगे। इस दिन तो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, है ना। इस डेट का इतना कोई विशेष महत्व नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, क्योंकि इस उद्देश्य प्रस्ताव को इस दिन स्वीकार कर लिया था सर्वसम्मति से। लेकिन पूछा क्या है, कब प्रस्तुत किया गया। तो यहां पर एक बात तो यही पूछ ली किसने किया, ये पीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है ना। तो 13 दिसंबर 1946 को, 1946 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 91 संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 कारणों से इंपॉर्टेंट है। हालांकि इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो एक ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें पूछा गया है कि 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या प्रावधान करता है। मंत्री परिषद की संख्या को सीमित करना। सीमित करने का मतलब है कि 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 2003 में, है ना। इस समय जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी सरकार थी, चुनाव थे, उससे पहले उन्होंने भी खूब अमेंडमेंट किए। उनका उद्देश्य था कि गठबंधन सरकारों में खूब सारे मंत्री पद, खूब सारे सांसद मंत्री पद की डिमांड करते हैं, इसके चलते मंत्री परिषद का आकार व्यापक हो जाता है, जो देश हित में सही नहीं है, इसलिए उसको सीमित कर दिया जाए। तो उन्होंने 15% का रूल दिया था कि लोकसभा की कुल संख्या के 15% और राज्यों विधानसभाओं की कुल संख्या के 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं होगी। 543 लोकसभा के सांसद हैं, 15% निकालोगे 78 79 आता है। इतने मंत्री हो सकते हैं, पर आप उसमें कैबिनेट रखो, स्टेट रखो, डेप्यूटी रखो, इससे ज्यादा नहीं होंगे, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो ये पहले ही आंसर इसका सही है। 2026 तक लोकसभा विधानसभा की सीटें, ये 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में था, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। SC/ST आयोग का विभाजन, ये 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में था। तो ये दोनों तो है ही नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो गया, और क्या था, 10वीं अनुसूची को और हार्ड बनाया गया। पहले 1/3 की शर्त थी, अब 2/3 कर दी गई। वो भी किस अमेंडमेंट से हुआ था, लेकिन उसका फिलहाल हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस और जो आंसर्स आपके स्क्रीन पर हैं, ए आंसर इसका सही हो जाएगा, है ना। ये इसमें उत्तर जो है गलत दे रखा है, इसको हटा देते हैं ना। तो 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से मंत्री परिषद की संख्या को सीमित किया गया, और किसी कारण से ये उत्तर गलत लिखा हुआ है, ये 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। इसके माध्यम से 2026 तक सीटें फ्रीज कर दी गई थी, 2001 में जब अमेंडमेंट हुआ था, है ना। इसके बाद अगर हम देखें, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की, तो ध्यान दीजिएगा, द्वैध शासन प्रणाली
केंद्र में भी थी और प्रांतों में भी थी, लेकिन प्रांतों में पूछा है तो सिंपल सा आंसर है 1919। 1900, अब आप देखिए सिलेबस में लिखा है 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट। मजे की बात है 2020 की प्रीलिम्स हुई, सिलेबस चेंज था, 1919 से क्वेश्चन आया, 1919 के एक्ट से। 21 की प्री हुई, 1935 के एक्ट से क्वेश्चन आया, और फिर 1919 के एक्ट से क्वेश्चन आ गया। मतलब हम जो क्लास में बताते हैं बच्चों को कि इसके पहले के एक्ट पढ़ना बहुत जरूरी नहीं है, कहीं सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन कुछ लोग पढ़ते हैं, बहुत जरूरत नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आप चल रहे हो तो 100 के 100 क्वेश्चन आप बना सकते हो, कुछ क्वेश्चंस गलत होना स्वाभाविक है। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई है ना। और अगर केंद्र में पूछते तो 1935 का एक्ट हो जाता। भारत के राष्ट्रपति की क्षमताएं शक्ति, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लगभग हर स्टूडेंट आर्टिकल 72 जानता है कि आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति किसी अपराधी को जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अंततः सजा दे दी हो उसको माफ कर सकता है। इसके लिए फिर अलग अलग तरीके हैं, आपने पढ़ा होगा, लघुकरण होता है, प्रविलंब होता है, विराम होता है, पूर्णतः क्षमा होता है, तो उस पर नहीं जाते, सीधे आर्टिकल पूछा है तो 72। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे, ये स्टेटमेंट है। और ये बहुत मतलब ये वो क्वेश्चन है जो पूरे पेपर के सबसे हार्ड क्वेश्चंस में से एक हो सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट अपने आप में बड़ा जटिल होता है बनाना। दूसरा, स्टेटमेंट के शब्दों पर ध्यान दीजिए। किसने कहा मूल अधिकारों के बारे में, एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। मतलब उस समय क्या परिस्थितियां, उस आधार पर आप मौलिक अधिकार को मत देखिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में देखिए जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं, है ना। तो आप परिस्थितियों के आधार पर उसका आकलन मत कीजिए, बल्कि उसे उस रूप में देखिए जिससे आप संविधान में उसको स्थायी बनाना चाहते हैं। और ये बात कही थी संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। ये ऑन रिकॉर्ड है चीजें, है ना। अगले क्वेश्चन पर आए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये भी बहुत सरल, बहुत इंपॉर्टेंट, हर बच्चे को याद रहने वाला आर्टिकल है, इसमें भी गलत की कोई गुंजाइश नहीं है। आर्टिकल नंबर 61, है ना। आर्टिकल नंबर 61 ये हो गया। इसके अलावा अगर आगे बढ़े हम लोग, हाँ इसमें ये और बता दूं मैं, ये हमने व्यवस्था यूएसए से लिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो हम डील कर सकते थे। फिर भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, लगभग हम सब जानते हैं कि भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। ए नंबर पर ही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का प्रभाव समाप्त हो गया था, तो संविधान सभा ने अस्थायी संसद के रूप में भी काम किया था। तो जब संविधान बनता था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करते थे, और जब कानून बनते थे देश के लिए, आम कानून, क्योंकि हम आजाद हो चुके थे, ब्रिटिश संसद का काम खत्म हो चुका था, तो उस समय जीवी मावलंकर ही अध्यक्षता करते थे। और जब हम पहली 1952 में हमारी लोकसभा गठित हुई, चुनाव हुए, भारत वास्तव में लोकतंत्र के रूप में उभरा, तो जीवी मावलंकर ही वो व्यक्ति थे जिनको लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसीज को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु एक क्या हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग। यहां से आयोग शुरू हो गए, सीबीसी सबने पढ़ा होगा, की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित थी। अब आप लोग संरचना पढ़ते हो, विशेषताएं पढ़ते हो, कई सारे उनके पोर्टल्स वगैरह पढ़ते हो, लेकिन पीएससी ने बड़े कूल तरीके से आपसे क्या पूछ लिया कि आप तो वही ये बता दीजिए कि किस समिति ने इस संस्था की सिफारिश की थी। और लगभग हर स्टूडेंट जानता है कि के संथानम समिति 3 चीजों के लिए याद रखी जाती है, भ्रष्टाचार को परिभाषित करने के लिए, ये भी आप पढ़ते हो, सीबीसी की स्थापना की सिफारिश देने के लिए, और इस समिति ने चुनाव सुधार की बात भी कही थी कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं लागू होनी चाहिए राजनेताओं के लिए। तो 1962 में यह समिति बनी थी और इसकी सिफारिश पर 1964 में सीबीसी बना, कोई दिक्कत नहीं। 11 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर एससी, ना कि एसटी, एससी की बात हो रही है, का गठन किया गया। एसटी की बात होती तो इनमें से तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप सभी जानते हैं 338, लगभग सबने आयोग पढ़े हैं, सब जानते हैं 338
नेशनल कमीशन फॉर एससी जो हमारे क्वेश्चन में पूछा है, 338A नेशनल कमीशन फॉर एसटी, 338B नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। इन तीनों की चर्चा हमारे संविधान में है, संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आंसर हो जाएगा 338। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता? बिल्कुल सिंपल सी बात थी, मैंने बोला ना कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको नहीं भी पढ़ोगे तो आंसर आ सकता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति अगर अनुभवी है तो वो सूचना आयोग में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। विधि क्षेत्र का व्यक्ति जिसने वकालत के क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में काम किया है, वो भी हो सकता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाला भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल या उससे अधिक का अनुभव होता है इन क्षेत्रों में काम किया हो। लेकिन क्या नहीं हो सकता? राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य। विधानमंडल मतलब कि विधायक। अब विधायक चूंकि ऑलरेडी एक पद पर है, एक साथ दो दो पद पर क्यों काम करेगा? विधायक विधानमंडल में बैठकर विधि निर्माण के काम करता है, नीति बनाने के काम करता है ना, नीति निर्माण के काम करता है। और उस नीति और विधि के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग जैसी संस्थाएं भी बनकर तैयार होती हैं। तो उनको काम कौन करेगा? वो लोग जिनके पास प्रशासनिक अनुभव है, चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र का हो, विधि के क्षेत्र का हो, पर्यावरण के क्षेत्र का हो, विज्ञान के क्षेत्र का हो। तो अपने आप ही अलग हमारा आंसर कौन दिख जाएगा? ये लॉजिकल क्वेश्चन था, लगभग सब स्टूडेंट्स ने इसको मैनेज किया होगा, ठीक किया होगा। राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? ये भी लड्डू जैसा क्वेश्चन है, 3 साल से लगातार आ रहा है। 19 में, 20 में, 21 सॉरी 20 में, 19 में भी आया, 20 में भी आया, 21 में भी आया, 22 में भी आया। कभी राष्ट्रीय के लिए पूछ लेते हैं तो कभी राज्य के लिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि राज्य मानव अधिकार आयोग में हम पढ़ते हैं कि अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल, लेकिन एक समिति की सिफारिश पर करता है। और उस समिति में कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, राज्य का गृह मंत्रालय का प्रभारी मंत्री होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है, विधानसभा का उपाध्यक्ष होता है। जिन राज्यों में विधान परिषदें होती हैं वहां विधान परिषदों के अध्यक्ष को और विपक्ष के नेता को भी, है ना, मैं फिर बोल दूं, मुख्यमंत्री, गृह मंत्रालय का प्रभारी मंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, विधान परिषद है तो उसका अध्यक्ष और उसमें नेता प्रतिपक्ष। लेकिन इस पूरे जो समिति बनती है इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो नियुक्ति पूछता तो राज्यपाल, समिति का अध्यक्ष कौन? मुख्यमंत्री। इसका आंसर हो जाएगा लगभग, ये सब भी आप पे इजीली बन गया होगा। फिर मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग बहुत चर्चा में है, क्योंकि पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन का मुद्दा भी पेंडिंग है। चुनावों में भी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन को लेकर बहुत मामले खड़े हुए, इसलिए पिछड़े वर्ग से क्वेश्चन तो आना था, रिजर्वेशन से नहीं पूछा। अमूमन पीएससी रिजर्वेशन वाले पक्ष से क्वेश्चन पूछने से बचते हैं, लेकिन उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग से क्वेश्चन पूछा कि संशोधन अधिनियम जो एमपी गवर्नमेंट लेकर आई थी, है ना, विधानसभा के माध्यम से, किसने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, 2018 में भारत सरकार ने संविधान में 102वां संशोधन किया और जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था, उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने उसी अमेंडमेंट के अनुरूप विधानसभा से ये अधिनियम पारित कराया और मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया आर्टिकल 338 के तहत। मैंने पहले ही बताया, 338 नेशनल कमीशन फॉर एससी, 338 ए नेशनल कमीशन फॉर एसटी, 338 बी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी अपने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया और उसमें 5 मेंबर रखे गए, 5 गैर सरकारी मेंबर। याद रखिए, गैर सरकारी मतलब अशासकीय सदस्य रखे गए और इसमें ऑप्शन में 5 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है ना। फिर क्या है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए। पहला है, मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल सही बात है। मानव अधिकार आयोग जो है, मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य संस्था, कौन संस्था? एनजीओस। कई सारे एनजीओस हैं, कई सारे दबाव समूह हैं जो मानव अधिकारों के लिए काम करते हैं और बढ़िया काम करते हैं। तो उनको ह्यूमन राइट कमीशन प्रमोट नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्योंकि वो सरकार के अगेंस्ट ही काम करते हैं, तो सरकार तो प्रमोट करेगी नहीं। तो ये जिम्मेदारी किसकी? ह्यूमन राइट कमीशन की, क्योंकि ह्यूमन राइट कमीशन भारत में सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है जो ह्यूमन राइट्स को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए काम करता है। तो पहला तो सही है।
दूसरा, आयोग का काम मानव अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था। और अच्छी बात क्या है कि कथन एक सत्य है, तो दोनों सत्य हैं तो ये तो नहीं होगा। कथन दो सत्य है, सही तो दोनों में, लेकिन इसमें सिंगल सिंगल दे रखे हैं, इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकते। अब मजे की बात क्या है कि दो आंसर ऐसे दे दिए जो एक जैसे हैं। कथन एक कथन दो की सही व्याख्या करता है, इसका आंसर मान लें। दोनों कथन एक और दो सत्य है, इसको आंसर मान लें। डी अपने आप में सही दिख रहा है, लेकिन दोनों में हमको बेस्ट को चुनना है जो सही, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर होगा सी। कथन एक कथन दो की सही व्याख्या करता है। आयोग का काम मानव अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना है, बिल्कुल। अनुसंधान करते समय आयोग को मालूम चला कि कुछ एनजीओ हैं जो मानव अधिकार के क्षेत्र में काम करते हैं, उनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को टिप्पणी करनी पड़ी कि चाहे मानव अधिकारों के उल्लंघन का पता लगाना हो, चाहे उन लोगों की आवाज बनकर खड़ा रहना हो, चाहे उनको आयोग तक लाना हो, न्यायालय तक ले जाना हो, उनके अधिकारों की पैरवी करनी हो, एनजीओ ने हर तरीके से, एनजीओ कौन से, जो मानव अधिकार के क्षेत्र में काम करते हैं, उन्होंने हमेशा मानव अधिकारों को बढ़ावा दिया है। तो अनुसंधान करते समय जब ये पाया गया तो फिर क्या होगा कि इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को, चाहे वित्तीय तौर पर हो, चाहे मोटिवेशनल के तौर पर हो, चाहे और कई साधनों के तौर पर हो, प्रोत्साहित कौन करेगा, आयोग करेगा। तो इसका बेस्ट आंसर होगा कथन दो की सही व्याख्या कथन एक के द्वारा, ये आंसर होगा। अगला क्या है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा के वेतन एवं सेवा शर्तें। सभी ने संविधान की अनुसूचियां पढ़ी हैं और सब जानते हैं कि पहली अनुसूची में स्टेट और यूनियन टेरिटरी के नाम का वर्णन है, जबकि जो सेकंड वाली शेड्यूल है, अनुसूची नंबर 2 है, उसमें क्या लिखा हुआ है, भारत के जितने भी प्रमुख पदाधिकारी हों, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, सीएजी हो, जितने भी प्रमुख पदाधिकारी हैं, उनको मिलने वाले वेतन, उनके भत्ते, सेवा शर्तें, ये वर्णन है। सेवा शर्तें कौन तय करता है ये अलग बात है, कई बार संसद करती है, कई बार राष्ट्रपति करती है, कई बार केंद्र सरकार करती है, लेकिन यहाँ पूछा है कि अनुसूचियों में क्या वर्णन है। तो जैसे ही वेतन की बात आती थी, अनुसूची नंबर सेकंड आ जाती थी, तो अपने आप ही आंसर हो गया। तो वेतन के साथ सेवा शर्तें जोड़ दी, अच्छी बात है, सेवा शर्तें भी लिखी होंगी, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। देखिए, आप सब जानते हैं कि जो भारत का प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होगा। अभी मोदी जी हैं, कल को कोई और प्रधानमंत्री तो वो होगा। सवाल आता है कि उपाध्यक्ष, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो उपाध्यक्ष का ही है ना। अमूमन कोई वरिष्ठ या बेहतरीन अर्थशास्त्री को लाया जाता है नीति आयोग में, है ना, जैसे अरविंद पानगड़िया जी को लाया गया और सुमन बेरी जी को लाया गया। तो कहने का मतलब क्या है कि इस व्यक्ति को एक तो कैबिनेट मंत्री की शक्तियां और दर्जा प्राप्त होता है, लेकिन इसकी नियुक्ति कौन करेगा। तो प्रधानमंत्री के पास पावर है कि वो अपने पसंद के किसी भी व्यक्ति को उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, भारत का प्रधानमंत्री। ना तो राष्ट्रपति का कोई रोल है नीति आयोग में, कोई भी रोल नहीं है, ना उपराष्ट्रपति का है, ना लोकसभा अध्यक्ष का है। नीति आयोग नीति बनाएगा देश के लिए, प्रधानमंत्री अध्यक्ष है तो वो तय करेगा उसकी टीम में कौन होगा। सबसे बड़ी टीम का वाइस कैप्टन उपाध्यक्ष ही है, तो वो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया। फैक्चुअल क्वेश्चन था, सबको मालूम है 1 फरवरी 1994। और क्यों मालूम है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यही क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। लगभग सब स्टूडेंट पिछले 2-3-4 साल के पेपर तो एनालिसिस करके जाते ही हैं, देख कर जाते ही हैं, हालांकि 5-6 साल के भी देख सकते हैं, ताकि एक अच्छा आइडिया मिल जाता है। साफ साफ ये क्वेश्चन पूछा गया। तो चारों ऑप्शन में 1 फरवरी 1994 सबसे बेस्ट आंसर है। संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो देखिए, आर्टिकल 315। आपको पता है कि लोक सेवाएं 308 से लेकर 323 तक वर्णित है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है 315, जो यूपीएससी, स्टेट पीएससी, जॉइंट पीएससी सबकी बात करता है। चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे राज्यों के लोक सेवा आयोग हो, जैसे एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, राजस्थान पीएससी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर जॉइंट पीएससी हो 2 या अधिक राज्यों के लिए, सबके गठन की बात कहां की गई है, सबका प्रावधान क्या किया गया 315 में। 340 में तो लिखा गया है कि राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों के सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को जानने के लिए आयोग गठित करेगा,
है ना। 328 में जो विधानमंडल होते हैं राज्यों के, वो विनियमित कर सकते हैं निर्वाचन के क्षेत्र में। और 238 लगभग क्या बोल सकते हैं, जो विशेष उपबंध है कुछ वर्गों के लिए, उससे संबंध 238, सॉरी, यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं। यूनियन टेरिटरी 238 और 239 में उल्लेखित है। तो हमारा जो सबसे बढ़िया आंसर है वो क्या हो जाएगा, 315। 315 में लिखा गया है आयोगों के बारे में। तो ये क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से, अगर आप देखोगे तो लगभग जितने भी क्वेश्चन पॉलिटी और कमीशन से आए हैं, एक आध स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो फैक्चुअल थे, और वो चीजें थी जो आपने पढ़ी होंगी। क्योंकि आयोग हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, पॉलिटी भी हम डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने गहराई से ना पूछकर सतही तौर पर पूछ लिया कि बेसिक इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को है या नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि ये 19 के 19 में से लगभग 18 या पूरे 19 क्वेश्चन आपने सही किए होंगे। इसके अलावा आपके पेपर के दूसरे खंड हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, भूगोल हो, और साइंस टेक वाला पोर्शन हो, हमारे कलीग्स और हमारी संस्था जल्दी ही उन क्वेश्चंस को आपके पास वीडियो के माध्यम से पहुंचाएगी। मेरे जितने स्टूडेंट्स, क्लास स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने मुझसे पॉलिटिकल कमीशन पढ़ा है, मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करके जरूर बताएं कि पूरे के पूरे क्वेश्चन क्लास से आए या नहीं, और आपने उनमें से कितने ठीक किए, है ना। रही बात कट ऑफ की, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हम एनालिसिस कर रहे हैं। बहुत जल्दी कट ऑफ के संदर्भ में एक विस्तृत और एक सेपरेट वीडियो आपके पास लेकर आएंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको चीजें समझ आई होंगी। इसी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।